दो पतियों की दुल्हन भाग 11-20। अगली सुबह जब ईशा की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को अकेला बेड पर पाती है। खुद को अकेला देख एक पल के लिए तो ईशा हैरान होती है। फिर वह मुस्कुराते हुए ही अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा अंगड़ाई लेते हुए ही उठकर बेड पर ही बैठ जाती है और मुस्कुराने लगती है। अभी ईशा अंगड़ाई ले ही रही होती है, उतने में ही उसकी नज़र सामने जाती है जहां पर दोनों भाई बस एक टोबल में खड़े होकर अपने बालों को दूसरे टोबल से सुखा रहे होते हैं और कुछ पानी की बूंदें अभी भी उनके नग्न बदन पर किसी मोती की तरह चमक रही होती हैं। जैसे ही ईशा की नज़र उन दोनों भाइयों पर पड़ती है जो बिना शर्ट के काफ़ी ज़्यादा हैंडसम नजर आ रहे थे और उनकी मस्क्यूलर बॉडी और ऊपर से बेदाग बदन जिस पर सिक्स पैक्स जिसे देखकर ईशा की नज़र कुछ पल के लिए तो उन दोनों भाइयों पर ही जम सी जाती है और वह एकटक बस उन दोनों को ही घूरने लगती है। मगर जल्दी ही वह अपने होश में भी वापस आ जाती है और उसे एक शरारत सूझती है, जिस कारण ईशा धीरे से बेड से नीचे उतरती है और जानबूझकर उन दोनों भाइयों धक्का देकर उनके बीच में से होते हुए ही उनके सामने ही जाकर खड़ी हो जाती है और एक कोम उठाकर अपने बालों की कंघी करने लगती है। इस तरह से अचानक से आकर धक्का देने और अपने सामने ही खड़े होते देख उन दोनों भाई की बुहें आपस में सिकुड़ जाती है और वह उसी तरह अपनी बिना भावों वाली आंखों को लिए ही ईशा को देखने लगते हैं, जो इतराते हुए अपने बालों में कंघी कर रही थी। ईशा मिरर में ही उन दोनों भाई को देखने लगती हैं जो उसे ही ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो दोनों मिलकर अभी ही उसका खून कर देंगे, जिसे महसूस कर ईशा बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए आईने में ही देखते हुए बोली, हनी तुम्हें पता है तुम दोनों की ही शकल एकदम किसी सर्कस में काम करने वाले बंदर की तरह दिखती है और तुम दोनों तो पूरी तरह से ही किसी बंदर से कम नहीं लगते हैं। ना ही तुम दोनों के पास मेरी जैसी सुंदर सी शकल सूरत है, ना ही मेरी तरह सुंदर बॉडी। तुम्हें देखकर तो एक छोटा सा बच्चा भी डर से बेहोश हो जाए और कोई भी तुम्हारी तरफ देखे भी ना। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए जो तुम्हें इतनी सुंदर और प्यारी सी छोटी सी बीबी मिली है जो तुम दोनों ही बंदर के साथ रह रही हैं। ईशा बस फ्लो में बोले जा रही होती है, मगर उसे नहीं पता था वो जो भी बोल रही है उसे सुनकर उन दोनों ही भाइयों की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उनके चेहरे पर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। यहाँ तक गुस्से में ही उन दोनों भाई की नसें भी फूल चुकी थी। ईशा जैसे ही उसे एहसास होता है वो फ्लो में क्या बोले जा रही हैं, ठीक वैसे ही वह पीछे पलटकर उन दोनों भाई की तरफ देखती है जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे होते हैं, जिन्हें ऐसे देख ईशा अंदर तक कांप जाती है और उसकी आंखें डर से भर जाती है। ईशा डरते हुए ही, हाँ हनी आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ, तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हो, न ही तुम्हारी शकल इतनी अच्छी है। ऊपर से मुझे देखो, मैं बस 18 साल की छोटी सी बच्ची हूँ और तुम दोनों 50 साल के बूढ़े इंसान, हमारा तो कोई मैच ही नहीं है। इतना बोल ईशा योहान के करीब जा उसके सीने पर अपना एक हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं एक मोम की गुड़िया हूँ और तुम पत्थर की तरह सख्त। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। इतना बोल ईशा धीरे से अपने होठों को ले जाकर योहान के सीने में रख देती है, जिसके ऐसा करते ही योहान की आंखें एक पल के लिए तो उस एहसास से बंद ही हो जाती हैं, मगर तुरंत ही उसकी आंखें खुल भा जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरानी से ईशा को देखने लगता है। ईशा काफ़ी जोर से योहान के सीने में काटे जा रही थी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी ताकि वो योहान के सीने से अपने दांतों को चुभाकर उसका खून बाहर निकाल सके। योहान उसकी भी आंखें ईशा के ऐसा करने में हैरानी से फेल जाती हैं और वह अपनी आंखों में गुस्सा लिए ही ईशा की तरफ देखने लगता है। ईशा यूहान से अलग होकर उसे बड़ी ही मासूमियत के साथ देखते हुए बोली, हनी तुम्हें दर्द नहीं हुआ ना? तुम सच में पत्थर की तरह सख्त हो। ये बोलते हुए ही ईशा हंसने लगती है। योहान गुस्से में ही ईशा को अपने करीब कर अपने दांत पिसते हुए बोला, क्या कही तुम? मैं और मेरा भाई हम दोनों ही बंदर की तरह दिखते हैं और हमारी शकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। योहान भी गुस्से में, हम दोनों पत्थर की तरह सख्त है तो ठीक है, चलो तुम्हें बताए है हम बंदर है या इंसान। इतना बोल योहान ईशा को अपने तरफ खींच लेता है और उसे उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। ईशा डर से कहते हुए, हनी तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहाने जाना है, मुझे बाथरूम जाना है, छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए ही ईशा योहान की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करने लगती है, मगर इस समय तो ईशा ने खुद ही उन दोनों के गुस्से को जगाई थी तो वो कैसे इनके गुस्से से बच सकती थी। योहान ईशा को ले जाकर बेड पर पटक देता है और अपनी कमर में लपेटा अपना टोबल भी निकाल कर फेंक देता है।
जिसे ऐसे बिना कपड़ों के देख ईशा का दिल डर से भर जाता है और वह कुछ भी समझ पाती या उन्हें मना कर पाती उससे पहले ही वह दोनों डेविल भाई ईशा के पास होते हैं और उन दोनों के ही हाथ ईशा की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। तो दोनों ही उसे बड़ी ही शिद्दत के साथ चूमे जा रहे थे, जिसे महसूस कर ईशा अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर लेती है और खुद की ही बेवकूफ़ी पर रोने लगती है। क्यों उसने इन डेविल भाई के अंदर छुपे जानवर को जगाए, ये सोचकर ही वह जोर से रो पड़ती है। जिसे ऐसे रोते देख एक पल के लिए तो यूहान और व्यूहान दोनों ही रुककर ईशा को देखने लगते हैं, जो काफी जोरों से रो रही थी। ईशा रोते हुए ही गुस्से में बोली, बीबी हूँ तुम्हारी, कोई रखेल नहीं जो जब तुम्हारा मन करे तब मेरे जिस्म के साथ खेलो। अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो मेरी मर्जी के साथ करो। क्यों तुम दोनों मेरे साथ ये सब हर बार जबरदस्ती करते हो और मुझे मेंटली फिजिकली दोनों तरह से टॉर्चर करते हो। मेरे लिए तुम दोनों को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो। ये बात इतना बोल ईशा जोरों से रोने लगती है। मगर ईशा की बात सुन यूहान और व्यूहान दोनों को जैसे होश आता है और वह दोनों अपनी नाजुक सी बीबी को देखते हैं जो सच में एक छोटी सी गुड़िया की तरह थी, जिसे देख वह दोनों ही ईशा को छोड़ देते हैं और अपने कपड़े निकाल उन्हें पहनकर उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। ईशा अकेली अपने घर में बैठी बोर हो रही थी और दोनों भाई ऑफिस जा चुके थे। इस समय ईशा के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। वो सोच रही थी उसके पापा को जॉब वापस मिली होगी या नहीं, और इन दोनों ने उसके घर का टूट चुका डोर भी वापस से लगवाया होगा या नहीं। यही सब सोचकर ईशा हल्की परेशान थी। तो यूहान और व्यूहान दोनों ही अपने केबिन में बैठे काम कर रहे होते हैं। उन दोनों के ही हाथों की उंगलियां अपने अपने कंप्यूटर में बिजली की रफ्तार सी चल रही थी और दोनों ही काफी फोकस होकर काम कर रहे थे। और उन्हीं के सामने बड़े से आलीशान से सोफे पर वह छोटे छोटे चिते और बाघ के बच्चे सोए हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई पालतू जानवर हो। तो दूसरी तरफ ईशा एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर अपने रूम से बाहर निकलती है और घर से बाहर निकलने लगती है, जिसे घर से बाहर जाते देख कली उसके पास आकर बोली, मैडम आप ऐसे कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशा चिढ़ते हुए मरने जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? मेरे साथ चलना है तो चलो, हम साथ में मरेंगे। कली हैरान नजरों में ईशा को देख, सच में मैडम आप मरने जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशा हल्के गुस्से में, क्या मुझे कहीं जाने से पहले तुमसे पूछकर जाना होगा? नहीं ना तो जाकर अपना काम करो। और हाँ, मैं कोई बुरी औरत नहीं जो मैडम बोलती रहती हो। अगर बोलना है तो दीदी बोलो, नहीं तो अपना काम करो। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे काम है, मुझे अपनी दोस्त से मिलना है और वीडियो बनाना है। तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। इतना बोल ईशा घर से बाहर निकल जाती है। तो कली ईशा की डांट सुन अपनी जगह पर ही जम सी जाती है। ईशा घर से बाहर निकल पल्लवी को कॉल कर बोली, हेलो पल्लवी, मैं तुझे कॉलेज के सामने वाले कैफेटेरिया में मिलूंगी, तू भी जल्दी से पहुंच जाना। इतना बोल जैसे ही ईशा कॉल रखती है, वैसे ही उसे अपने सामने काफी सारे हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड दिखते हैं, जिन्हें देख ईशा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो उन सबको गुस्से में देखते हुए बोली, तुम सब गंदी सी शकल वाले कचरे के ढेर में रहने वाले सड़ा गला खाना खाने वाले मेरा रास्ता क्यों रोक रखे हो? ईशा की बात सुन कोई भी गार्ड कुछ नहीं बोलता है, यहाँ तक अपनी तारीफों को सुनने के बाद भी वह लोग कुछ नहीं बोलते हैं। जिन्हें कुछ ना बोलते देख और अपने सामने से ना हटते देख ईशा जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम सारे के सारे काले बेगन हटो मेरे सामने से, नहीं तो मैं तुम सबका सर फोड़ दूंगी और तुम सबके बाल नोच लूंगी। एक गार्ड अपना सर झुकाकर, मैडम आपको भी जाना है? आप हमें बता दो, हम आपको लेकर चलेंगे, पर ऐसे अकेले मत जाइए, आपको खतरा हो सकता है। ईशा गुस्से में, मैं जहन्नुम जा रही हूँ, चलोगे मेरे साथ? नहीं ना तो हटो मेरे सामने से और मुझे जाने दो। वैसे भी मुझे खतरा तुम लोगों से और उन डेविल भाई से है, बाकी किसी और से नहीं, इसलिए हटो मेरे सामने से। इतना बोल ईशा एक गार्ड को धक्का देकर हटाने लगती है, मगर वह गार्ड ईशा के धक्के से जरा सा भी हिलता नहीं है। ये देख ईशा हार मानते हुए बोली, ठीक है, मुझे कॉलेज के सामने वाले कैफेटेरिया में जाना है, पर तुम सब मेरे साथ नहीं आ सकते, कोई दो ही चलो, नहीं तो मेरी दोस्त तुम सारे काले बेगन को देख डर से बेहोश हो जाएगी। ईशा की बात सुन सारे गार्ड ईशा के सामने से हट जाते हैं। तो एक गार्ड जल्दी से ईशा के लिए कार लेकर आता है, जिसमें ईशा बैठ जाती है। तो ऑफिस में बैठे यूहान और व्यूहान दोनों ही लैपटॉप में से नज़ारे को देख रहे थे। यूहान अपना मुंह बनाकर, हमारे सारे गार्ड का कलर फेयर है, यहाँ तक कोई भी काला नहीं है, फिर भी ये लिटिल वाइफ सबको काला बेगन बोल रही हैं। व्यूहान हंसते हुए, भाई तुम्हें गार्ड के लिए बुरा लग रहा है, मुझे हमारे लिए बुरा लग रहा है।
कल रात हमारी लिटिल वाइफी ने हमें कितना कुछ बोला, यहाँ तक सुबह भी उसने इतना कुछ सुनाया। और इतनी सारी तारीफें कि हमें क्या कुछ नहीं कहा, और तो और इतने हैंडसम होने के बावजूद भी वो हमें बंदर सी शकल वाला बोलती हैं। इससे बड़ी बेइज्जती हमारे लिए और क्या हो सकती है। इतना बोल यूहान अपना चेहरा लटका लेता है। अपने भाई की बात सुन यूहान अपना सर रब करने लगता है और ईशा की सारी बातों को याद करने लगता है, जिसे याद कर उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। और वह वैसे ही गुस्से में बोला, वो खुद को हमारी रखेल बोल भी कैसे सकती है? क्या उसे पता नहीं वो हमारी लिटिल वाइफ है, तो वो कैसे खुद को रखेल बोल सकती है? ये बोलते हुए ही उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। पल्लवी कॉलेज के सामने है बने कैफेटेरिया में बैठी ईशा के आने का इंतजार कर रही होती है। उतने में ही कैफेटेरिया के सामने एक बड़ी सी काफी महंगी चमचमाती ब्लैक कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक काले कपड़ा पहना गार्ड जल्दी से बाहर निकल जाता है और पीछे जाकर डोर खोलता है, जिसके डोर खोलते ही अंदर से ईशा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए बाहर निकलती है और बाहर आते ही सीधे कैफेटेरिया के अंदर चली जाती है। जिसे ऐसे जाते देख दूसरा गार्ड भी बाहर निकलता है और वो दोनों ही गार्ड कैफेटेरिया के अंदर चले जाते हैं और जिस टेबल पर ईशा की दोस्त पल्लवी बैठी होती है उसके बगल वाले टेबल पर जाकर ही वह दोनों गार्ड भी बैठ जाते हैं। ईशा खुश होकर पल्लवी देख में आ गई, इतना बोल वो जल्दी से अपनी दोस्त को गले से लगा लेती है। पल्लवी ईशा को खुद से दूर कर, हाँ तू आ तो गई, मगर तूने ये कितनी सुंदर बाली ड्रेस पहनी है। तू इस ड्रेस में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, सच में तू तो काफ़ी प्यारी लग रही है। अगर हमारे कॉलेज के लड़के तुझे ऐसे देखे तो वो तो तेरे दीवाने ही बन जाए। ये बोलते हुए ही पल्लवी चेयर पर बैठ जाती है। ईशा पल्लवी को देख, तू ये बता तू प्रेग्नेंट थी तो क्या हुआ? तेरा बॉयफ्रेंड माना कि नहीं तुझसे शादी करने के लिए? और बच्चा का क्या करी तू? वो अभी भी तेरे अंदर है या तूने उसे मार दी? ये बोलते हुए ही ईशा ध्यान से अपनी दोस्त को देखने लगती है। पल्लवी बेफिक्री से, बच्चा मैंने तो उसे गिराने वाली गोली खा ली और अब वो मेरे अंदर नहीं है। और मेरा बॉयफ्रेंड, मैंने उसे जेल भेज दिया मेरे साथ धोखा करने और मेरा फ़ायदा उठाने के जुर्म में, और अभी मैं इतनी कम उम्र में मां नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने मेडिकल से गोली लाकर खा ली और 2 दिन में ही मेरे पीरियड भी आ गए, मतलब बच्चा गिर गया और मुझे घर में ये बात बतानी भी नहीं पड़ी। पल्लवी ये सब ऐसे बोल देती है जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल सी बात हो। ईशा हल्के गुस्से में, आई उम्मीद तूने इतना सब कर गई, इतना बड़ा कांड कर गई, और ये सब तू ऐसे बोल रही है जैसे तेरे लिए ये सब बस एक नॉर्मल सी बात है और कुछ भी नहीं। तुझे पता भी है तूने क्या की? तूने उस लड़के को जेल भेजकर तो काफ़ी अच्छा काम की, मगर तूने अपने अंदर पल रही उस नन्ही सी जान को मार दी। ये तूने सही नहीं की, और जितनी गलती इन सब में तेरे बॉयफ्रेंड की है उतनी ही गलती तेरी भी तो थी ना। अगर तू अपने हार्मोन्स में थोड़ा काबू की होती तो उस लड़के के बोलने पर भी बेहकती नहीं, और इतना सब होता भी नहीं, और ऊपर से तूने अपने घर में भी ये बात नहीं बताई और बच्चा गोली खाकर गिरा दी। तुझे सच में पता भी है तू क्या बोल रही है? ऐसे गोली खा लेने से क्या बच्चा गिर जाता है? मुझे तो लगता है तुझे ही कोई गलत फहमी हुई होगी। तेरे पीरियड की डेट फिर से बढ़ गई होगी और तुझे लगा तू प्रेग्नेंट हो गई। तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है पल्लवी? तुझे पता भी है तेरी इस बेवकूफ़ी की वजह से मेरी शादी उन दोनों देविल भाइयों से हो गई। यहाँ तो किसी लड़की को एक अमीर पति भी काफ़ी मुश्किल से मिलता है, और मुझे तो बिना मांगे ही एक पर एक फ्री, मतलब 2 अमीर हैंडसम हंक जैसे पति मिल गए, जो देविल तो है पर हैंडसम भी है, मगर मुझे बहुत परेशान भी करते हैं। ये बोलते हुए ही ईशा काफी गुस्से में होती है और उसी गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठियां बंध जाती है। पल्लवी अपना मासूम सा फेस बनाकर, हाँ यार ईशु, सारी गलतियां मेरी ही है। अगर उस दिन रास्ते पर मैं तुझे इशारा कर नहीं बोली होती तो तू उस लड़के को थप्पड़ ना मारी होती, मगर अब मैं क्या कर सकती हूँ सिवाय उदास होने के। ये बोलते हुए ही पल्लवी उदास हो जाती है। ईशा गहरी सांस लेते हुए, अब जो हुआ उसे छोड़ और चल, हम दोनों जल्दी से बाहर चलकर पानी पूरी खाते हैं। मुझे ना पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है, चल हम दोनों चलकर खाएंगे। ये बोलते हुए ही ईशा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो दोनों ही लड़कियां जैसे ही कैफेटेरिया से बाहर निकलती हैं, वैसे ही दोनों गार्ड उन दोनों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख ईशा का मुंह बन जाता है। तो पल्लवी डर से ईशा का हाथ पकड़ लेती है। ईशा उन गार्ड को घूरते हुए, मैंने बोली थी ना मेरी दोस्त तुम जैसे काले बेगन को देखकर डर जाएगी। डरा दिया ना तुम सबने मेरी दोस्त को। अब तुम दोनों ही हमें पानी पूरी खिलाओगे और पैसे भी तुम दोनों ही दोगो। ये बोलते हुए ही पल्लवी
अब चलो हमारे साथ ऐसे खड़े होकर देख क्या रहे हो। ये बोलते हुए ही ईशा काफी गुस्से में उन दोनों गार्ड को देख रही होती है। तो खुद के लिए काला बेगन सुनकर वह दोनों ही गार्ड अंदर से रो तो रहे थे मगर बाहर से उनके चेहरे पर कोई भी भाई नहीं थे। ईशा पल्लवी का हाथ पकड़, चल पल्लवी हम चलते हैं, नहीं तो ये हमें जाने नहीं देंगे। इतना बोल ईशा पल्लवी का हाथ पके ही वहां से भागने लगती है। जिसे भागते देख वह दोनों गार्ड हैरान हो जाते हैं। ईशा पल्लवी का हाथ कसकर पकड़ बोली, चल भाग पल्लवी, नहीं तो दोनों काले बेगन हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। चल भाग, जल्दी से चल यहाँ से। ये बोलते हुए ही ईशा अपनी दोस्त का हाथ पकड़े सड़क पर भाग रही होती है। ईशा के ऐसे भागने से दोनों ही गार्ड एकदम हैरान हो जाते हैं और उसी हैरानी के साथ वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। पहला डरते हुए, अगर मैडम यहाँ से भाग गई तो बॉस हमारी जान ही ले लेंगे। दूसरा गार्ड सोच क्या रहा है, चल जल्दी से मैडम और उनकी दोस्त का पीछा कर। ये बोलते हुए ही वह कार में बैठ जाता है। पहला गार्ड भी जल्दी से कार में बैठ जाता है और वो दोनों जल्दी से कार स्टार्ट कर ईशा के पीछे भागने लगते हैं। पल्लवी भागते हुए हैरानी से, ईशु तू पागल हो गई है क्या? ऐसे भाग क्यों रही है और मुझे भी अपने साथ क्यों भगा रही है? अच्छी भली तो कार थी, हम उस पर बैठकर चलते ना, क्यों ऐसे खुद के और मेरे पैरों को दुखा रही है? ईशा भागते हुए, चुपचाप दौड़ मेरे साथ और जो खाना ठूस ठूस कर खाई है उसे पचा और फ्री में पानी पूरी खाने का मजा ले। लड़की वैसे भी कौन सा हमें पैसे देने हैं, पैसे तो वो दोनों काले बेगन देने वाले हैं, इसलिए भाग। वैसे ही वो रहा पानी पूरी वाले का ठेला। ये बोलते हुए ही ईशा सड़क में अपनी दोस्त का हाथ पकड़े दौड़ रही होती है। गार्ड कार से ही, मैडम रुक जाइए, आप ऐसे भाग नहीं सकती हैं, रुक जाइए मैडम। बोलते हुए ही एक गार्ड कार के अंदर ही बैठा ईशा को आवाज लगा रहा होता है। ईशा चिल्लाते हुए, तुम चुप रहो काले बेगन, तुम्हें मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी बात सुनने वाली हूँ। इतना बोलते ही ईशा ठेला के पास आकर रुक जाती है और पल्लवी का हाथ छोड़ अपने घुटनों में ही अपने दोनों हाथों को रख थोड़ा झुककर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तो पल्लवी वो तो ठेले के पास ही नीचे जमीन में बैठ काफी जोरों से गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं। गार्ड भी अपनी कार रोक जल्दी से बाहर निकल जाते हैं और दोनों लड़कियों को हैरानी से देखने लगते हैं जो काफी जोरों से सांसें ले रही होती हैं, जिन्हें वैसे देख दोनों गार्ड एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। पल्लवी अपनी जगह से खड़ी होकर ठेले वाले से बोली, भैया जल्दी से 20 के पानीपुरी बनाकर दे दो, वो भी तीखे और चटपटे वाले। ये बोलते हुए ही पल्लवी अपनी जीभ पर अपनी होठों को फेरने लगती है। तो ईशा वह भी जल्दी से पानीपुरी वाले को देखकर, भैया पानीपुरी के साथ 2 प्लेट चाट भी लगा देना और 2 प्लेट पानी पूरी और बड़ा 2 इन दोनों काले बेगन के लिए। ये बोलते हुए ही ईशा उन दोनों गार्ड को देख अपने पास आने का इशारा करती है। ईशा का इशारा समझ वो दोनों गार्ड मना करते हुए ही बोले, नहीं मैडम, हमें कोई पानी पूरी नहीं खानी है, आप ही खाओ और यहाँ से चलो मैडम, नहीं तो सर हमें पनिश करेंगे। ईशा दोनों को घूरते हुए, अरे खा लो ना काले बेगन, वैसे भी हम खाएंगे और तुम देखोगे अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भी पैसे तो तुम दोनों ही देने वाले हो ना, तो जल्दी से आओ और खाओ, नहीं तो मैं ही हनी को कॉल कर बोल दूंगी तुम दोनों ने मेरा कहना नहीं सुना है। ये बोलते हुए ही ईशा एक गार्ड का हाथ पकड़ने ही वाली होती है। उतने में ही वह गार्ड खुद ही हल्का सा दूर खिसक बोला, ठीक है मैडम, जैसा आप बोलो। इतना बोलते हुए ही वह दोनों गार्ड भी उन दोनों लड़कियों से थोड़ी दूरिया बनाकर खड़े हो जाते हैं। तो दोनों ही लड़कियां बड़े ही मजे से पानी पूरी खा रही होती हैं और दोनों ही गार्ड बस हैरानी से अपने हाथ में पकड़ी प्लेट को देख रहे होते हैं। पल्लवी दोनों गार्ड को देख, अरे खाओ खाओ ना, किसका इंतजार कर रहे हो, वैसे भी पैसे तुम ही देने वाले हो तो खाओ और हमें नजर मत लगाओ। ये बोलते हुए ही पल्लवी वापस से पानी पूरी खा लेती है। उन गार्ड को बिना चाहते हुए ही अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए ही खाना पड़ता है। थोड़ी ही देर में दोनों लड़कियां जब पेट भर चाट और गुपचुप खा लेती हैं, तब पल्लवी बड़ी ही मासूमियत के साथ गार्ड को देख बोली, गार्ड भैया पैसे तो दे दो, उद्धरण चिन्ह। पल्लवी की बात सुन दोनों गार्ड अपने पर्स निकाल देने लगते हैं। तो ईशा खुद ही एक गार्ड के हाथ से उसका पर्स ले लेती है और खुद ही पर्स से 200 का नोट लेकर ठेले वाले को दे देती है। जिसके बाद ईशा खुद ही अपनी दोस्त का हाथ पकड़ उसे लेकर कार में बैठ जाती है। ईशा की इस हरकत से दोनों ही गार्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज और हैरान होते हैं और उन्हें ईशा की हरकतें कुछ समझ भी नहीं आती हैं। ईशा दोनों गार्ड को देख, काले बेगन मुझे घर जाना है और मेरी दोस्त को उसके घर, तो जल्दी से हमें ड्रॉप कर दो। ईशा की बात सुन दोनों गार्ड वापस से होश में आते हैं और कार में बैठ
कार शुरू कर वहां से निकल जाते हैं। तो वहीं पर कोई था जो ईशा की इन सभी हरकतों को देख और उसे इतना खुश देख काफी ज्यादा जल रहा था। ईशा के वहां से जाते ही वह लड़का भी गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचकर वहां से चला जाता है, मगर जाते हुए ले जाता है ईशा के लिए अपने दिल में काफी सारी नफरत। दोपहर का समय, यूहान और व्यूहान दोनों ही भाई अपनी किसी जरूरी मीटिंग के लिए एक बड़े से 7 स्टार होटल में आए हुए होते हैं, और होटल पहुंचते ही वह दोनों सीधे है एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। इस समय दोनों है भाई से एक जैसे ही कपड़े से लेकर घड़ी तक पहन रखा था। यहाँ तक उनके पैर में पहने मोजे से लेकर जूते तक सब कुछ सेम ही था। यहाँ तक बालों का हेयर स्टाइल भी सेम था, जिस कारण उन दोनों में ये पता लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल था कौन यूहान है और कौन व्यूहान। यूहान और व्यूहान दोनों है बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए एक रूम के सामने जाकर रुक जाते हैं। इस समय उन दोनों के साथ है उनके दर्जन भर गार्ड भी होते हैं, जो सारे ही बॉडी बिल्डर होते हैं। डोर के पास आते ही एक गार्ड उस प्राइवेट रूम का डोर खोल देता है, जिसके बाद दोनों है भाई फुल एटीट्यूड के साथ कमरे के अंदर कदम रखते हैं। वो दोनों जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखते हैं, वैसे ही अंदर मौजूद हर किसी की नज़र उन दोनों भाई पर जाकर थम सी जाती है, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो उन दोनों भाई से अपनी नज़रें भी मिला सके या उन्हें ठीक से देखने की कोशिश भी करे। उन दोनों को देखकर है अंदर मौजूद लोगों के डर के कारण पसीने छूट जाते हैं, और कुछ के तो शरीर ही डर के कारण कांपने लगते हैं। दोनों ही भाई वहां पर मौजूद हर किसी को पूरी तरह से इग्नोर कर वहीं पर लगे एक बड़े से आरामदायक आलीशान से सोफे पर जा बैठते हैं, जहां बैठते ही वह दोनों अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ ही सभी को देखने लगते हैं, जिनके इस खतरनाक से चेहरे को देखते ही हर किसी का काफी बुरा हाल हो रहा था। तो वहीं पर एक लड़की जिसकी उम्र यही कुछ 26 से 27 साल की होगी, वो जैसे ही इन दोनों भाइयों के हैंडसम से फेस को देखती है, वैसे ही वह लड़की तो मानो इन दोनों लड़कों के चेहरे को देख उसी में कहीं खो सी जाती है, और उसी के साथ उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है, और वो बस एक टक इन दोनों ही भाइयों को घूरने लगती है। तभी उस रूम में पहले से मौजूद 5 लोगों में से एक अधेड़ उम्र का आदमी व्यूहान और यूहान दोनों डेविल भाइयों को देख हल्के डर के साथ ही हिम्मत कर बोला, मिस्टर आहूजा, अगर आप बोलो तो हम आज की मीटिंग शुरू करें। क्वोट। उस आदमी की बात सुन दोनों ही भाई अपने हाथ के इशारे से ही मीटिंग शुरू करने का इशारा करते हैं, जिसे सुन वह आदमी उस रूम में लगे ही प्रोजेक्टर पर एक गांव और बस्ती की फोटो को दिखाते हुए बोलना शुरू करता है। इस गांव का नाम रामपुरा है, और ये यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर हर तरफ ही प्राकृतिक सुंदरता बसी हुई है, और हर साल हजारों की संख्या में लोग उस गांव की सुंदरता को देखने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे झरने, नदियाँ, बेहद ही खूबसूरत सी वादियाँ हैं, जिसे देखने दूर दूर से काफी सारे टूरिस्ट आया करते हैं। मगर उस गांव के आसपास या उस जगह पर एक भी होटल या मॉल नहीं है, और हम सब चाहते हैं अगर हम उस जगह पर एक बड़ा सा आलीशान होटल और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हर महीने हमें करोड़ों का फायदा होगा, क्योंकि कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने भी उसे टूरिस्ट क्षेत्र साबित कर दिया है, जहां पर हर साल बाहर से लोग आते ही रहते हैं। और अगर हम उस जगह पर होटल के साथ मॉल बनाते हैं तो न ही हर कोई हमारे होटल ही आएगा, बल्कि वहां पर बने मॉल में शॉपिंग भी करेगा। इतना बोल वह आदमी शांत हो जाता है। उस आदमी को शांत होते देख एक दूसरा मिडिल एज आदमी बोला, मिस्टर आहूजा, मिस्टर सालुके ने तो आपको सारी डिटेल बता ही दी है, और हम सब चाहते हैं आप हमारे इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करें, ताकि हम सब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम शुरू करवा सके। वैसे भी हमारे मॉल और होटल बनने से उस गांव के लोगों को जो बेरोजगार है, उन्हें न ही सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि उन्हें काम की तलाश के लिए कहीं बाहर भटकना भी नहीं पड़ेगा। हम सभी को उस जगह पर मॉल बनाने से सच में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और हमने उसके लिए सारे पेपर भी तैयार कर लिए हैं। यहाँ तक सरकार से उस जगह पर होटल और मॉल बनाने की परमिशन भी ले लिए है, बस आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। ये बोलते हुए ही उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। उन दोनों आदमी की बातों को सुनकर दोनों ही भाइयों के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है, और यूहान अपनी बेहद ही खतरनाक मगर ठंडी आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे लिए हमारा समय कितना ज़्यादा कीमती है? उद्धरण चिन्ह। और ऐसे फालतू के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ये बोलते हुए ही यूहान अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है, जिसे ऐसे खड़े होते देख सारे लोग खुद ब खुद ही खड़े हो जाते हैं, और यूहान की बात सुन डर जाते हैं।
अपने भाई की तरह ही व्यूहान भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी जगह से खड़ा होता है और एक नज़र उस रूम में मौजूद सारे लोगों को देख बोला, हमें घाटे का सौदा पसंद नहीं, हमें बस प्रॉफिट से मतलब है। फिर वो चाहे जैसे भी आए, इतना बोल जैसे ही वह दोनों भाई वहां से जाने वाले होते हैं, ठीक वैसे ही वह लड़की जो बस उन दोनों ही भाई को घूरे जा रही थी, वह जल्दी से व्यूहान के पास जा उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, मिस्टर आहूजा मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से बोलते बोलते ही उस लड़की की आवाज़ उसके गले में अटक जाती है, क्योंकि उस लड़की के ऐसे इस तरह अचानक से अपने हाथ को पकड़ लेने के कारण व्यूहान की आंखें एकदम गुस्से में खून सी लाल हो जाती हैं और व्यूहान का चेहरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक वैसे ही किसी लड़की के ऐसे अपने भाई के हाथ पकड़ लेने के कारण व्यूहान के गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है और वह गुस्से में ही अपने पॉकेट में रखी बंदूक निकाल लेता है। तो उस लड़की का तो इस समय डर के कारण काफ़ी बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि दोनों ही डेविल भाई उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे होते हैं। तो रूम में मौजूद हर किसी की आंखें भी इस समय डर से भर जाती हैं और वो सारे अब उस लड़की की बेवकूफ़ी पर मन ही मन काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे और उस लड़की पिता तो मानो अपनी जगह पर ही जम से चुके थे और इससे पहले कोई भी कुछ समझ पाता उससे पहले ही व्यूहान अपने एक एक शब्द को काफी ज्यादा चबाते हुए गुस्से से बोला, लगता है तुम्हें आग से खेलने का काफी ज्यादा शौक है। ये बोलते ही व्यूहान एक गोली उस लड़की पर चला देता है। लगता है तुम्हें आग से खेलने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, इतना बोलते ही व्यूहान एक गोली उस लड़की के उस हाथ पर चला देता है जिस हाथ से उस लड़की ने व्यूहान का हाथ पकड़ रखी थी। जैसे ही गोली चलती है वैसे ही उस लड़की की दर्द से भरी चीख उस पूरे कमरे में गूंज उठती है, जिसे सुन सारे ही लोग एकदम डर से काँप ही जाते हैं। तो दोनों ही भाई के चेहरे पर इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, इतना कि गुस्से में ही वो दोनों भाई उस लड़की की जान ही लेने वाले थे और जैसे ही दोनों उस लड़की पर गोली चलाने वाले होते हैं, ठीक वैसे ही मिस्टर सालुके दोनों डेविल भाई के कदमों में रोते गिराते हुए बोले, प्लीज़ मिस्टर आहूजा मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो तो आज ही इंग्लैंड से यहाँ आई है, उसकी इस गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो बच्ची है, उसे कुछ भी नहीं पता था, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए। ये बोलते हुए ही मिस्टर सालुके दोनों भाइयों के कदमों पर पूरी तरह से गिर चुके थे। तो उनकी बेटी जिसके हाथों से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, वह दर्द और डर दोनों से तड़प रही होती है और इन दोनों डेविल भाइयों के गुस्से को देखकर तो उसका डर से इतना ज़्यादा बुरा हाल था जिसे बताया भी नहीं जा सकता था। यूहान गुस्से में दांत पिसते हुए, क्या तुम्हें पता नहीं माफ़ी शब्द हमारी डिक्शनरी में मौजूद है ही नहीं और गलती करने वालों की हमारी नज़रों में बस एक ही सज़ा है, मौत। और तुम्हारी बेटी ने तो मेरे भाई का हाथ पकड़ने की हिम्मत कर डाली जिसके लिए बस एक ही सज़ा है और वो है सज़ा ये मौत। इतना बोल यूहान अपने हाथ में पकड़ी गन से उस लड़की के कंधे पर गोली चला देता है, जिससे एक बार फिर उस लड़की की तेज चीख निकल पड़ती है, आह, उद्धरण चिन्ह, और उसी चीख के साथ उस लड़की के कंधे से काफ़ी सारा खून भी बहने लगता है और वह दर्द से झटपटाने लगती है। तो दोनों ही भाई बिना किसी भाव के उस लड़की के पिता को देख बोले, आज से पहले हमने कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है, फिर वो कोई लड़का हो या लड़की, मगर तुम्हारी ये एक अकेली बेटी है इसलिए इसे आज जिंदा छोड़े है, मगर आज रात ही ये इस देश को छोड़ यहाँ से चली जाना चाहिए, वरना ये हमें भी नहीं पता कब हम इसे मार दे। इतना बोल वह दोनों ही भाई फुल एटीट्यूड के साथ उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। शाम के 7 बजे ईशा अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। इस समय ईशा ने बस एक सफ़ेद कलर की इन डेविल भाई की ही एक शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा फनी और क्यूट लग रही थी, साथ ही उसके सारे बाल भाग पूरी तरह से बिखरे हुए थे। अभी ईशा आराम से सो ही रही होती है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है वह इन दोनों डेविल भाई की कैद से आज़ाद होकर कहीं दूर, बहुत दूर भाग गई है, जहाँ जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। मगर उसके यहाँ से भाग जाने के कारण इन दोनों डेविल भाइयों ने उसकी दोस्त पल्लवी और उसके मम्मी पापा सभी को कैद कर लिया और उन सबको गोली मारकर उन सब की जान ले ली और उसे भी ढूंढकर उसे खोलते तेल में फ्राई कर मजे से उसका मीट खा रहे हैं। ये देखते ही ईशा काफ़ी जोर से चीखी नहीं और इस चीख के साथ ही उसकी आंखें भी झट से खुल जाती हैं और वो जल्दी से ही उठकर बैठ जाती हैं और काफ़ी लंबी गहरी सांसें लेने लगती हैं। ईशा अपने आसपास देखते हुए खुद से ही बोली, क्या मैं स्वर्ग में हूँ या नर्क में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या मैंने जो देखा वो सपना था या हकीकत। ये बोलते हुए ही ईशा चारों तरफ देखने लगती है
और जैसे ही ईशा को एहसास होता है वो अपने इन दोनों देवल पति के रूम में ही है, और वो भी जिंदा, जिसे देख ईशा एक चैन की सांस लेते हुए खुद से ही बोली, अगर मैं सच में यहाँ से भागी तो मेरे देवल पति सबकी जान ले लेंगे, और मैं अपने अपनों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ और उन्हें दर्द में या मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मुझे यहीं पर रहना होगा, नहीं तो मेरे कारण मेरे घर वालों की जान जा सकती है। ये बोलते हुए ही ईशा कुछ सोचने लगती है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है, जहाँ जाने के बाद ईशा 10 मिनट में ही बाहर निकलती है और जल्दी से तैयार होकर वो कमरे से बाहर भी निकल जाती है। ईशा अभी सीढ़ियाँ उतर ही रही होती है, उतने में उसे सामने डोर से अपने दोनों ही पति आते हुए दिखते हैं, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। दोनों को ऐसे गुस्से में देख एक पल के लिए तो ईशा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, मगर ईशा अपने डर को अपने अंदर ही छुपा कर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए ही जोर से चिल्लाई, हनी तुम आ गए। ये बोलते हुए ही ईशा जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगती हैं और दौड़कर जाकर सीधे व्यूहान के सीने से लग अपनी दोनों बाहें उसकी पीठ पर लपेट देती हैं और अपने दोनों पैरों को व्यूहान की कमर में लपेट देती हैं। ईशा की आवाज़ सुनकर तो दोनों भाई के चलते हुए कदम अपनी जगह पर ही जम से गए थे, मगर ऐसे ईशा के आकर व्यूहान के सीने से लगने के दोनों ही भाई एकदम हैरान होते हैं कि तभी उन्हें वापस से ईशा की बच्चों जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जो उनसे बोली, हनी क्या तुम मेरे लिए चिप्स और आइसक्रीम लेकर आए? ये बोलते हुए ही ईशा व्यूहान से अलग होकर उसे बड़ी ही आस भरी नज़रों से देखने लगती हैं। व्यूहान ईशा को ऐसे इतने प्यार से खुद की तरफ देखते हुए पाकर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए ही बड़े ही प्यार से ना में अपना सर हिला देता है, मगर जैसे ही व्यूहान ना में अपना सर हिलाता है ठीक वैसे ही ईशा का मुंह फूल जाता है और वो घूरकर गुस्से में व्यूहान को देखने लगती है। जैसे ही व्यूहान ना में अपना सर हिलाता है ठीक वैसे ही ईशा का मुंह फूल जाता है और वो व्यूहान से नाराज होते हुए बोली, हनी तुम सच में बहुत बुरे हो, मैंने तो तुम्हें मैसेज भी किया था मेरे लिए चिप्स के पैकेट और आइसक्रीम लेकर आना, मगर तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। जाओ अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। इतना बोल ईशा बड़े ही प्यार से व्यूहान के करीब जा उसका एक हाथ पकड़ बच्चों सी प्यारी शकल बनाकर बोली, हनी तुम मेरे लिए क्या लाए हो? ये बोलते हुए ही ईशा अपनी चमकती हुई आंखों से व्यूहान को देख रही होती है। ईशा के मुंह से इतने प्यारे तरीके से खुद के लिए हनी शब्द सुनकर तो मानो व्यूहान का जो गुस्सा था वो कहीं गायब ही हो जाता है और वह भी बड़े ही प्यार से बोला, तुम्हें क्या चाहिए ईशु? क्वोट ईशा मुस्कुराते हुए, मुझे चॉकलेट चाहिए, वो भी बड़ी वाली। क्या तुम मेरे लिए बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आए हो? इतना बोल ईशा अपना एक हाथ व्यूहान के सामने कर देती है। व्यूहान प्यार से, मैं चॉकलेट तो नहीं पर चॉकलेट का बड़ा वाला बॉक्स तुम्हारे लिए बुलवाया हूँ, जो बस 10 मिनट में आता ही होगा, तब तुम उसे ले लेना और आराम से बैठकर खा भी लेना। ये बोलते हुए ही व्यूहान झुककर ईशा का गाल चूम लेता है। अपने भाई की बात सुन व्यूहान एकदम हैरान हो जाता है और उसी हैरानी से वो अपनी बीबी और भाई दोनों को ही देखने लगता है और इससे पहले व्यूहान कुछ भी बोल पाता ईशा उसे देखकर बोली, तुम व्यूहान हनी तुम ना बहुत गंदे हो, क्या तुम्हें पता नहीं बाहर से आते समय अपनी बीबी के लिए कुछ लेकर आना चाहिए, मगर नहीं, तुम्हें तो बताने के बाद भी तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए। तो जाओ अब मैं तुमसे कट्टी हो गई और मैं अब तुमसे बात भी नहीं करने वाली जब तक तुम मुझे चिप्स के पैकेट नहीं ला कर देते तब तक। इतना बोली ईशा प्यार से व्यूहान को देख बोली, तुम व्यूहान हनी तुम काफ़ी अच्छे हो, तभी तो मेरे चॉकलेट बोलने पर मेरे लिए चॉकलेट का बॉक्स बुलवा दिया। इतना बोल वह जल्दी से व्यूहान के सीने से लग जाती है, मगर ईशा की बात सुन दोनों है भाई एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि ईशा ने व्यूहान को व्यूहान समझ लिया था और व्यूहान को व्यूहान, जिसमें ईशा की भी कोई गलती नहीं थी। अब दोनों ही भाई कार्बन कॉपी जो है, इसमें यह मासूम ईशा की क्या गलती जो वो दोनों को पहचान ही ना पाए। ईशा बड़े ही प्यार से व्यूहान से बोली, हनी जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, फिर हम साथ में मिलकर डिनर करेंगे, फिर चॉकलेट भी खाएंगे। इतना बोल ईशा व्यूहान से अलग होकर सामने ही लगे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। ईशा का ऐसे इतना ज़्यादा फ्रैंक होना और इतने प्यार से बातें करना दोनों भाई को अच्छा तो लगता है, मगर उन्हें हैरानी भी होती है, क्योंकि इतनी जल्दी ईशा का ऐसे खुल मिल जाना थोड़ा सरप्राइजिंग जो था। पर दोनों ही इस बात इतना ध्यान नहीं देते हैं और फ्रेश होने ऊपर कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद अब ईशा व्यूहान की गोद में उसे व्यूहान ही समझ बैठी हुई थी।
और उसके हाथों से ही बड़े ही प्यार से खाना खा रही होती है तो यूहान वो भी ईशा को खिलाता और खुद भी खाता। ऐसे ही थोड़ी ही देर में उन तीनों का डिनर हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों ही अपने रूम में होते हैं। और होता है दोनों ही भाई के हाथ में, एक के हाथ में चॉकलेट का बड़ा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी चॉकलेट होती हैं, तो दूसरे के हाथ में काफ़ी सारी फ्लेवर की चिप्स के पैकेट होते हैं, जिन्हें देख ईशा के मुंह में पानी आ जाता है। ईशा बड़े ही प्यार से दोनों डेविल हस्बैंड को देखकर बोली, हनी ये सब मेरे लिए है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? इतना बोल ईशा अपनी चमकती हुई आंखों से उन दोनों को देखने लगती है। यूहान अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए, ठीक है तुम ये सब ले सकती हो, मगर तुम्हें इसके लिए मुझे किस देनी होगी और उसी के साथ थोड़ा सा प्यार भी करने देना होगा। ये बोलते हुए ही यूहान ईशा को ही मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। यूहान की बात सुन ईशा हैरान होकर बोली, किस, क्यों और किस लिए? उद्धरण चिन्ह। यूहान भी शरारती मुस्कान लिए, अब तुम्हें ये चॉकलेट और चिप्स चाहिए तो तुम्हें हमें कुछ तो देना होगा ही ना। ये बोलते हुए ही यूहान बेड के तरफ बढ़ने लगता है। जिसे ऐसे अपने तरफ आते देख ईशा खुद से ही बोली, इतनी सारी चॉकलेट, वो भी मेरी फेवरेट, और इतने सारे चिप्स के पैकेट, अगर मैं इन दोनों को एक किस दे भी देती हूँ तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा। वैसे भी ये दोनों तो पति ही है ना मेरे, और अगर इन दोनों ने मुझ मासूम सी लड़की का थोड़ा सा फायदा उठा भी लिया तो क्या होता है। ये सोचते हुए ही ईशा अपने दोनों ही देवल पतियों को देखती है, जो अब तक बेड पर आकर उसके दोनों तरफ बैठ गए थे और उसे ही देख रहे थे, जिन्हें अपनी तरफ देखते हुए पाकर ईशा हल्का सा डर जाती है और डर के कारण ही वह बेड पर लेटते हुए ही बोली, हनी मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, तो क्या तुम मुझे बस एक किस करने के बाद छोड़ दोगे? ये बोलते हुए ही वह अपनी मासूम सी नजरों से उन दोनों को ही देखने लगती है। यूहान ईशा के बगल में लेटते हुए, पर मुझे तो किस के साथ कुछ और भी चाहिए लिटिल वाइफी। ये बोलते हुए ही यूहान ईशा की कमर में अपनी एक बाह डाल देता है। यूहान भी दूसरी तरफ लेटकर ईशा की कमर में ही अपनी बाहें डाल उसे देखते हुए ही बोला, मुझे भी किसके साथ तुम्हारा प्यार चाहिए डेविल्स क्यूट लिटिल वाइफ, मगर तुम्हारी मर्जी के साथ ही, जबरदस्ती से नहीं। इतना बोलते ही यूहान ईशा के ऊपर झुककर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिसके ऐसा करते ही ईशा की आंखें हैरानी से काफी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यूहान ठीक है, तुम जैसा बोलो हम वैसा करेंगे, हम तुम्हारी मर्जी के बिना तुम पर अपना हक नहीं जताएंगे, मगर तुम्हें किस करने का तो हक है ना हमें। ये बोलते हुए ही यूहान धीरे से ईशा के बालों को चूम लेता है। यूहान की बात सुन पहले तो ईशा हैरान हो जाती है और उसी हैरानी के साथ ही वह यूहान को देखने लगती है, फिर कुछ सोचकर हाँ में अपना सर हिला देती है। और हाँ मैं अपना सर हिलाते हुए ही बोली, हनी ओनली किस, हाँ उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और तुम पर केस भी करोगी। तुम मुझे बहुत परेशान करते हो और मुझ पर काफ़ी सारे जुर्म भी करते हो। ये बोलते हुए ही ईशा काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा फेस बना लेती है, मगर आज ईशा की इस बात को सुनकर भी यूहान को ईशा पर गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उसके चेहरे पर तो गुस्से की जगह मुस्कान होती है और वह वापस से झुककर ईशा का माथा चूम लेता है। जिसे ऐसा करते देख ईशा अपनी आंखें बंद कर लेती है, साथ है वह यूहान के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए ही रखती है। जिसे ऐसा करते देख दोनों ही भाई अब कुछ भी नहीं बोलते हैं, वह दोनों बस ईशा को अपनी बाहों में भरे हुए ही होते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद ईशा धीरे से अपनी आंखें खोल अपनी उंगली यूहान के सीने पर ही चलाते हुए बोली, हनी क्या तुमने मेरे घर का डोर जिसे तुम्हारे उन काले बेगनों ने तोड़ दिया था उसे ठीक करवा दिए क्वोट, और मेरे पापा को उनकी जॉब वापस दिलाए या नहीं? ये बोलते हुए ही वह टुकुर बस यूहान की तरफ ही देखे जा रही थी। यूहान अपनी लिटिल वाइफ की बातों का जवाब देते हुए, हाँ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हारे कहने पर कल ऐसा हो जाएगा। हम तुम्हारे पापा की जॉब वापस उन्हें दे देंगे और उसी के साथ हमारे आदमी तुम्हारे घर का टूटा हुआ डोर भी सुधार देंगे। ये सब बातें बोलते हुए ही यूहान ईशा के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसके सर की हल्की मसाज कर रहा था, जिस कारण ईशा की आंखें अब हल्की सी भारी होने लगती हैं और थोड़ी ही देर में ईशा को नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में चली जाती है। जब दोनों भाई को ईशा की सांसों की आवाज़ें अपने कानों में सुनाई पड़ती है, तब दोनों ही भाई एक दूसरे की तरफ थोड़ी हैरानी के साथ देखने लगते हैं। यूहान अपने भाई, तुम्हें क्या लगता है भाई, क्या हमारी लिटिल वाइफ हमें पसंद करने लगी है या ये सब करने के पीछे हमारी लिटिल वाइफ का कोई प्लान है? ये बोलते हुए ही यूहान एक बड़ा सा ब्लैंकेट उन तीनों के ऊपर डाल लेता है। यूहान कुछ सोचते हुए
मुझे नहीं पता भाई, पर मैं इतना जानता हूँ हमारी लिटिल वाइफी का साथ पाकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और इसकी सभी बचकानी बातें भी मुझे अच्छी लगती हैं। और जब भाई ईशू की आंखों में आंसू होते हैं, मुझे अंदर से काफ़ी बेचैनी होने लगती है। मुझे सच में काफ़ी बुरा लगता है, और मुझे लगता है शायद मुझे हमारी ही बीबी से प्यार हो गया है। तभी तो इसके पास होने में जो सुकून मिलता है वो सुकून इससे दूर होने पर नहीं होता है। और ईशू चाहे हमारे साथ प्यार का नाटक करे या कुछ और, पर रहना तो इसे हमारे पास ही है, और बहुत जल्दी ही हम इसे हमें छोड़कर ना जाने वाली एक ऐसी वजह दे देंगे जिसे पाने के बाद ये चाहकर भी हमें छोड़कर या हमसे दूर नहीं जा पाएगी। यूहान की बात सुन यूहान उसे सवालिया नज़रों से देखने लगता है। जिसे ऐसे इस तरफ से सवालिया नज़रों से देखते हुए पाकर यूहान अपने चेहरे पर एक चमक लिए ईशा के पेट पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, बहुत जल्दी ही हम ईशा का दिल जीतकर उसे प्रेग्नेंट कर देंगे, जिसके बाद ये चाहकर भी हमें छोड़कर यहाँ से जा नहीं पाएगी। ये बोलते हुए ही यूहान के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तो अपने भाई की बात सुन यूहान का हाथ भी ईशा के पेट पर चला जाता है और उसके भी चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सालुके अपनी बेटी को समझाते हुए बोले, सनाया बेटा मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम जिंदा रह पाओगी, और अगर तुम यहाँ से गई नहीं तो वो दोनों ही डेविल भाई तुम्हारी जान ले लेंगे। वैसे भी तुम अभी उन्हें जानती नहीं हो और ना ही तुमने उनके बारे में कुछ भी सुना है। आज तक किसी भी लड़की की हिम्मत नहीं हुई उन्हें आंख उठाकर देखने की भी, मगर तुमने तो उनका हाथ पकड़ने की हिम्मत की जिसका अंजाम तुम देख ही चुकी हो। और इससे पहले वो तुम्हारी जान ले तुम यहाँ से चली जाओ बेटा, नहीं तो वो राक्षस तुम्हें मारकर किस कोने में दफनाएंगे ये कभी कोई जान नहीं पाएगा। ये बोलते हुए ही मिस्टर काफी डरे हुए लग रहे होते हैं। सनाया अपनी आंखों में एक जिद और जुनून लिए, नहीं देर नहीं, मैं इस शहर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। ना ही मैं किसी से डर कर घर में छुपकर रहने वालों में से हूँ। आज तक इंग्लैंड में सारे ही लड़के मेरे आगे पीछे घुमा करते थे और मुझे अपना बनाने के लिए ना जाने क्या कुछ करने के लिए तैयार थे, मगर आज पहली बार किसी लड़के ने मुझे इग्नोर किया, यहाँ तक मेरे छूने पर मुझे जान से मारने की कोशिश तक किए। मुझे इन दोनों भाइयों का अंदाज काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और अब इन दोनों में से किसी एक को सनाया का होना ही होगा। फिर वो चाहे अपनी मर्जी से मेरे बने या बिना मर्जी से, आई डोंट केयर, बट उन्हें अब मेरा होना ही होगा। ये बोलते हुए ही सनाया की आंखों में एक पागलपन सवार होता है। मिस्टर सालुके जिद मत कर बेटा, चली जा यहाँ से, कहीं तेरी जिद तेरी दुश्मन ना बन बैठे। मिस्टर सालुके अपनी बेटी के लिए चिंता करते हुए बोले। क्वोट, सनाया किसी पागल इंसान की तरह, नहीं डेड, ये मेरी जिद नहीं जुनून है, और मुझे आज तक वो पसंद आया, मैंने उसे हासिल करके रहा है। तो याहूजा ब्रदर्स किस खेत की मूली है, इन्हें मेरे पास आना ही होगा। ये बोलते हुए ही सनाया की बातों में एक जिद, एक जुनून और पागलपन तीनों ही होता है। अगली सुबह जब ईशा की आंखें खुलती हैं तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है, और वो उसी मुस्कान को लिए जैसे ही उठने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही उसे अपनी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा भारी भारी सा महसूस होता है, जिसे फिलकर ईशा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। और वो जैसे ही अपनी नज़रें नीचे कर देखती है वैसे ही उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि उसके दोनों ही पतियों ने उसे काफ़ी ज़्यादा टाइट हक कर रखा था, इतना कि ईशा ज़रा सा भी हिल नहीं पा रही थी। जिसे देख ईशा अपना अजीब सा मुंह बनाकर खुद से ही बोली, क्या इन दोनों को पता नहीं, मैं मोम सी सुंदर नाजुक सी एक प्यारी सी गुड़िया हूँ। अगर इन लोहों से शरीर वालों ने मुझ पर ज़रा सा भी जोर लगाया तो मेरी सुंदरता खराब हो सकती है, या मुझे चोट भी लग सकती है। ये दोनों को तो सच में कुछ भी नहीं पता है। ये बोलते हुए ही ईशा दोनों भाई का हाथ अपनी कमर से हटाने लगती है, मगर वो तो ज़रा सा भी उन दोनों का हाथ हिला भी नहीं पा रही होती है। तो हटा पाने की बात ही अलग थी, जिस कारण ईशा अपना मासूम सा फेस बनाकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, हनी हनी मुझे छोड़ो, आज़ाद करो मुझे, अपनी पत्थर जैसी इस भारी सी पकड़ से आज़ाद करो, नहीं तो तुम दोनों के इतने भारी से वजन के कारण मेरा नाजुक सा कोमल बदन दबकर चुरा मच जाएगा। हनी छोड़ो ना, मुझे जाने दो। ये बोलते हुए है ईशा काफ़ी जोरों से चिल्ला रही होती है और दोनों को खुद से दूर करने की कोशिश भी कर रही होती है। ईशा के ऐसे जोर से चिल्लाने के कारण दोनों ही भाई की आंखें झट से खुल जाती हैं, और वह दोनों अपनी आंखें खोलते ही ईशा को देखने लगते हैं, जो अपनी रोनी सी शकल बनाकर दोनों को ही अपनी मासूम सी नज़रों के साथ देख रही होती है। ईशा को ऐसे देख यूहान डरते हुए बोला, क्या हुआ ईशु, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? क्वोट, ईशा हल्के गुस्से में,
हनी मुझे छोड़ो, आज़ाद करो मुझे, अपनी इस लोहे सी पकड़ से मेरा दम घुट जाएगा, नहीं तो तुम दोनों मुझे इतना कस के कैसे पकड़ सकते हो। ये बोलते हुए ही वह यूहान का हाथ वापस अपने ऊपर से हटाने लगती है। ईशा की बात सुन दोनों ही भाई जल्दी से अपनी बाहें ईशा की कमर से हटा लेते हैं, जिनके ऐसा करते ही ईशा जल्दी से उठकर बैठते हुए ही बोली, आह मेरी कमर तोड़ दी तुम दोनों ने, हाय रे मेरा नाजुक सा बदन दर्द करने लगा तुम दोनों के कारण। ईशा तेरा तो पूरा शरीर ही अकड़ गया इन दोनों पत्थर के कारण, अब तू कैसे पल्लवी से मिलने जाएगी। ये बोलते हुए ही ईशा अपनी आंखों में नमी ले आती है। मगर ईशा की बात सुन दोनों है डेविल भाई का मुंह बन जाता है और वो दोनों ही ईशा की चिंता करते हुए बोले, क्या तुम्हें पेन हो रहा है। उद्धरण चिन्ह, छोड़ो मुझे, तुम दोनों दूर रहा करो मुझसे, तुम दोनों ने इतना कस के मुझे हक किया जिस कारण मैं हिल भी नहीं पा रही थी और अब मेरा नाजुक सा बदन दर्द करने लगा तुम दोनों के कारण, तुम दोनों बहुत गंदे हो जाओ, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी। ये बोलते हुए ही ईशा लगभग किसी भी समय रोने ही वाली थी। तो ईशा की बात सुन दोनों ही भाई बस हैरानी के साथ एक दूसरे की तरफ ही देखने लगते हैं, जिन्हें ऐसे एक दूसरे को देखते हुए पाकर ईशा बड़ी ही मासूमियत के साथ ही बोली, हनी तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ, मुझे नहाने जाना है। ये बोलते हुए ही वह दोनों को बेड से नीचे उतारने लगती हैं। यूहान ईशा की इस हरकत को देख अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए बोला, लिटिल वाइफी तुम बोलो तो हम दोनों तुम्हारी नहाने में मदद कर सकते हैं और ऐसा करने में हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ये बोलते हुए ही यूहान बड़े ही प्यार भरी नज़रों से ईशा को देखने लगता है। यूहान भी प्यार से ईशा को देखते हुए, ईशु हम दोनों तुम्हारी नहाने में मदद कर देते हैं, वैसे भी तुम तो छोटी सी मासूम सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया हो, तुम्हें तो अभी ठीक से नहाना भी नहीं आता है। ये बोलते हुए ही यूहान ईशा को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड से नीचे उतर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है, जिसे ऐसा करते देख ईशा जोर से चिल्लाते हुए ही बोली, हनी मुझे उतारो, मुझे नहीं नहाना, तुम दोनों के साथ मुझे नीचे उतारो, मुझे शर्म आ रही है, मैं खुद ही नहा लूंगी। ये बोलते हुए ही ईशा यूहान की गोद से नीचे उतरने लगती है। मगर अब ईशा के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दोनों ही डेविल उसे अपने साथ बाथरूम में ले गए थे।